हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब हम करने वाले हैं यूनिट 3, फाइनली हमारी लास्ट यूनिट, और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। हम पढ़ने वाले हैं आर के बारे में। पहले आर एक पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की गई है प्राइमरली स्टैटिकल कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसको डेवलप किया था 1990 में बाय द रॉस इहा एंड द रॉस रॉबर्ट जेंटलमैन, और इसीलिए आर शुरू में आता था तो आर इसका नाम रख दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गई है डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर एनालिस्ट के लिए। वो बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। आर जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल है डेटा एनालिसिस के टर्म में, और ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और विजुअल डिस्प्ले भी लार्ज डेटा सेट का ईजिली कर लेती है। अगर हम बिजनेस और कॉमर्स की बात करें, क्योंकि हमारा पेपर तो बिजनेस एनालिटिक्स है, तो आर जो है वो प्रिडिक्ट करता है मार्केट को, अप्रेज फाइनेंशियल रिस्क, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिहेवियर ऑफ कस्टमर को बताता है, सेल फोरकास्ट करता है, हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल, एनालाइज रिगार्डिंग अ कस्टमर फीडबैक, और कस्टमर के डेटा सेगमेंटेशन और कैंपेन की परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। अब अगर हम पढ़ें नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांटेज ऑफ आर की क्या क्या फ़ायदे। देखो, जो अगर स्टैटिकल सॉफ्टवेयर हम वैसे खरीदने चाहते हैं तो बहुत ही कॉस्टली उनका लाइसेंस होता है, बट आर क्योंकि कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है, ये एक्सेसिबल होती है। किसी को भी जिसको भी आर सीखनी है वो आराम से डाउनलोड कर सकता है, जिसको भी डेटा एनालिसिस यूज़ करना है, और बिना किसी पैसे इन्वेस्ट करे अपना काम कर सकता है। जो आर है बहुत ही वर्सेटाइल स्टैटिकल प्लेटफॉर्म है। ये बहुत सारे हमारे रेंज ऑफ फंक्शंस हमें प्रोवाइड करती है, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स प्रोवाइड करती है। इवन अगर हमें विजुलाइज करना है डेटा, उसके लिए भी बहुत सारी ये विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी ग्राफिक्स हमें प्रोवाइड करती है। तो इट इज़ वेरी वर्सेटाइल। देन डेटा इंटीग्रेशन भी इसमें आराम से हो जाता है, क्योंकि देखो अब डेटा हम कलेक्ट करते हैं वैरायटी ऑफ सोर्स से, अब उनको एक साथ ला के उनका एनालाइज करना बहुत ही चैलेंजिंग है, बट आर जो है वो मैनेज कर पाता है वैरायटी ऑफ डेटा, जैसे टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वेब एपीआई, तो आराम से हम उसे यूज़ कर पाते हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन भी आसान है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म फ्री फ्रॉम द प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। कई सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, जैसे विंडो, यूनिक्स, मैक, ओएक्स, किसी पे भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसकी जो कम्युनिटी है, आर की जो कम्युनिटी है, आपको पता ही होगा, क्रेन करके कम्युनिटी है, वो वाइड लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है आर के प्रोग्रामर्स को, और उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस डेवलप करे हैं जिससे आर की कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे ggplot2 जैसा एग्जाम्पल इसमें आप लिख के आ सकते हो। अब इतनी सारी फ़ायदे होने के बाद भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला है कि ये डिफ़िकल्ट टू लर्न है, इसे याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरा, इसके पास इतने सारे फीचर्स हैं कि उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो जब भी आप हेल्प फंक्शन लिखते हो ना, तो आपको बड़ी सारी चीज़ें दिख जाती है, आपको कुछ समझ आता नहीं है। मैनी फंक्शन जो है वो ऑप्शनल मॉड्यूल से आए हैं, तो डिफरेंट कंट्रीब्यूटर इसके रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही स्कैटर्ड और हार्ड टू फाइंड है। मतलब इसमें जो कई, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग इसमें कम्युनिटी में जुड़ते हैं और वही सारे पैकेज वगैरह डेवलप करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस पर करा है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्कैटर्ड है। और दूसरा, आर को समझना और अच्छे से इसको यूज़ करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप खुद देख सकते हो, आप आर पढ़ रहे हो और कितने परेशान हो रहे हो। अब आ जाता है इंस्टॉल कैसे करते हैं आर को। तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर इसमें दे रखा है। आर को इंस्टॉल करने के लिए आपको दोनों इंस्टॉल करना पड़ेगा, आर का बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आर स्टूडियो दोनों। आर स्टूडियो क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और ये ईजियर होता है आर से ज़्यादा ईजियर होता है। आर स्टूडियो हमें मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है आर के बेसिक इंटरफेस से, और हम कोडिंग इसमें ईजिली कर पाते हैं। हम भी आर स्टूडियो में कोडिंग कर रहे हैं, इफ़ यू नो। तो सबसे पहले हमें क्रैन जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, जो इसका आर का नेटवर्क है। फिर उसके बाद वहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, वहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेना है। फिर डाउनलोड करना और रन करना है इंस्टॉलर को, एंड देन उसके बाद आपका आर इंटरफेस आ जाएगा। 4 कमांड, हो गया डाउनलोड आर। देन अगर आर स्टूडियो भी करना ही है इसके साथ आपको, तो सबसे पहले आपको आर स्टूडियो की वेबसाइट जानी है। वेबसाइट क्या है? www.rstudio.com। देन उसके बाद वहाँ से फ्री वर्जन लेना है आर स्टूडियो डेस्कटॉप, और फिर उसके बाद जैसे जैसे इंस्टॉलेशन की प्रॉम्प्ट चलती रहेगी वैसे वैसे फॉलो करना है, एंड फाइनली आपका आर स्टूडियो इंटरफेस भी आ गया। तो 4 कमांड पूरा हो गया। अब आर स्टूडियो IDE होता क्या है? आर स्टूडियो जो है, अब उसे हम समझने वाले हैं। ये डिवाइडेड है वेरियस टैब में, ठीक है, और इन टैब को हम और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहला आता है सोर्स एडिटर पेन। सोर्स एडिटर पेन क्या होता है? यहाँ पे आप ना लिखते हो, अपनी जो कमांड लिखते हो ना, पूरा कोड लिखते हो, वो यहीं पे लिखते हो, ठीक है। कंसोल पेन क्या होता है? ये साइड में इसके नीचे होता है, आर सोर्स के नीचे कंसोल पेन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप कोड ऊपर चला रहे होते हो ना, वो नीचे इंटरप्रेट होता है। जैसे कि आपने लिखा कि मीन निकालना है मेरे को 4-5 वैल्यू का, तो वो जो मीन निकल कर आएगा वो कंसोल पेन में निकल के आएगा। देन इन्वायरमेंट पेन क्या करता है कि
जो भी करंट सेशन के अभी के आपके इस सेशन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट पेन में दिखते रहते हैं। और आप क्या कर सकते हो, जो वर्क स्पेस है, जितने भी वेरिएबल्स आपने बनाए हैं ना, वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट पेन में। ठीक है, इन्वायरमेंट विंडो पे आप कर सकते हो। फिर आता है आउटपुट पेन। आउटपुट क्या करता है, आउटपुट तो नहीं देता ये। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर फाइल, प्लॉट, पैकेज, हेल्प, व्यूअर, प्रेजेंटेशन टैब है। फाइल में क्या होता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो वेरियस फाइल्स जो लोकल स्टोरेज सिस्टम पे प्रेजेंट होती है। प्लॉट क्या होता है, अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हो ना तो वो कंसोल में नहीं दिखता आपको, वो प्लॉट वाले उसमें दिखता है। कोई भी आपने बार चार्ट वगैरह बनाया तो ये वो दिखाता है। ठीक है, इंस्टॉल में क्या होता है, पैकेजेस टैब में क्या होता है, जो भी आपने पैकेज इंस्टॉल करे होते हैं ना वो सब वहाँ पे लिखे होते हैं। और हेल्प टैब में क्या होता है कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए होती है कि ये फंक्शन कैसे काम करने वाला है, तो वो आर आपको खुद बताता है हेल्प में। ठीक है, अब ये आपको चारों दे रखे हैं। यहाँ ऊपर वाला सोर्स है, इसके नीचे ये कंसोल है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला आपका इन्वायरमेंट है, और ये फिफ्थ वाला जो है आपका वो आउटपुट है। ठीक है, अब आ जाते हैं पैकेजेस क्या होता है। तो पैकेजेस, अब आपको पता है कि ऑलरेडी जब आप आर इंस्टॉल करते हो तो आप बेसिक आर सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर ही लेते हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और कोड चाहिए होते हैं जो बेसिक आर फंक्शन में नहीं होते तो उसके लिए आप पैकेज इंस्टॉल करते हो। तो पैकेज की अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो आर पैकेज आर प्री रिटन सेट ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। पहले से लिखे हुए कुछ फंक्शंस हैं जो आपके कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर देते हैं, और ये आपकी कैपेबिलिटी को भी इन्हांस कर देते हैं। सिंपल टर्म में बोलूँ तो ये बंच ऑफ डेटा है, फंक्शंस है और हेल्प मेन्यू है जो स्टोर करा जाता है एक प्लेस पे, और इन्हें हम पैकेज कह देते हैं। अब कई सारे पैकेजेस में है, जैसे TD वर्सेस पैकेज। ठीक है, अब आ जाता है लाइब्रेरी। अब जो पैकेज जहाँ पे स्टोर होते हैं आपके कंप्यूटर की, जहाँ पे स्टोर होते हैं, जिस डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं वो लाइब्रेरी होता है। और जब आप इन्हें लोड करना चाहते हो अपने वर्क स्पेस में तो आप लाइब्रेरी नाम के फंक्शन को यूज़ करते हो। ठीक है, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट। अब आपको पहले ही पता है, अभी फोर्थ यूनिट मैंने आपको पहले करा दी, तो आपको पता ही होगा कि जब आप इंपोर्ट करते हो डेटा स्प्रेडशीट से तो आप क्या करते हो, read.xl फंक्शन यूज़ करते हो, और इसका जो पैकेज होता है वो होता है read.xl। ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस लाइब्रेरी सेल डॉट, अब जो भी आपकी फाइल है वो लिख दिया, मतलब फाइल का एड्रेस और शीट लिख दिया। देन उसके बाद आ जाते हैं आपका कॉमन कमांड एंड सिंटेक्स। देखो वेरियस टाइप की कमांड और सिंटेक्स हम देते हैं, ये इसी के बारे में। इसमें आ जाता है कमेंट। कमांड और सिंटेक्स का मतलब क्या है, जो भी आपने कमांड या सिंटेक्स दी। कमेंट क्या होता है, कमेंट ना हैशटैग के साथ लिखा जाता है, हैशटैग सिंबल के साथ। ये कोई कोड नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोड की क्लियरिटी रहे कि आप जो रीडर हो, अब किसी ने कोड लिखा, आपने वो बस देखा तो आपको नहीं पता कि वो कोड कैसे लिखा गया है, तो उसको समझने के लिए ये कमेंट सेक्शन होता है और इनका कोई इंटरप्रिटेशन होता नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो कंटेनर होते हैं जो हमारी डेटा या वैल्यू को होल्ड करते हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं। और ये जो डेटा और वैल्यू होती है ना, बाद में हम यूज़ करते हैं और इन्हें मैनिपुलेट भी करते हैं। और वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये 2 असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, बट पहला वाला ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल आर में वेरिएबल फ्लेक्सिबल होता है, इन्हें एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता, जैसे अलग लैंग्वेजेस में बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल जो है वो हमारा इंटीजर है या ये हमारा स्ट्रिंग है, ऐसा सब कुछ बोलना नहीं पड़ता, ये खुद ही ऐसे बता देते हैं। अब यहाँ नीचे कोड दे रखा है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे अच्छे से याद करके जाना कि क्या वैलिड वेरिएबल के रूल है। देखो वैलिड वेरिएबल के अंदर A to Z, कैपिटल में A to Z, 0 to 9 डिजिट आती है, डॉट आता है और अंडरस्कोर आता है, बट ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आर केस सेंसिटिव है, मतलब अपर लेटर और स्मॉल लेटर और लोअर लेटर में लोअर लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस अलग अलग होता है, अलग अलग ही समझेगा। जो रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है, जिनका खुद से कोई मीनिंग होता है उसके अंदर। जैसे अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन का फंक्शन है MEDIAN, तो ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल की तरह, तो ये वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं हो सकता। फिर स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉट आता है। अब वेरिएबल जो है वो डॉट से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन सा वैलिड वेरिएबल है, कौन सा इनवैलिड है। ये भी आ सकता है कि बताओ ये वैलिड है या नहीं वेरिएबल, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप एक बार ये देख लीजिए। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होते हैं वो रिजर्व वर्ड जिनका ऑलरेडी कोई फंक्शन का काम होता है, जैसे कि मीडियन का फंक्शन, इसका कोई ऑलरेडी कोई काम है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रोल इनका होता है। ठीक है, अब ये कुछ दे रखे हैं कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड है, इतने सारे हैं तो आप, मैं इसको समझाऊंगी तो नहीं, आप देख लेना। डेटा टाइप,
अब ये पूरी लिस्ट है डेटा टाइप की आर में। पहला होता है न्यूमरिक डेटा टाइप। न्यूमरिक डेटा टाइप क्या करता है, स्टोर करता है नंबर विद और विदाउट द डेसिमल, जैसे कि 3, 4, 5। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, स्टोर करता है होल नंबर, लेकिन इसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है एल डाल के कि ये इंटीजर है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग या टेक्स्ट होल्ड करता है। लॉजिकल में बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मतलब 2 + 3, मतलब एक तो रियल नंबर आता है और इमेजनरी, आई के साथ जो नंबर है वो इमेजनरी है। फैक्टर क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करता है कैटेगरियल डेटा में प्री डिफाइंड लेवल के हिसाब से। जैसे कि अगर मैंने जेंडर लिखा है तो जेंडर के अंदर 2 या 3 ही चीज़ आ सकती है, मेल, फीमेल या अदर, तो ऑलरेडी कैटेगरी है कि बस ये ही चीज़ आएंगे, तो फैक्टर क्या करता है, कैटेगरी बना देता है उसे कि इसके अलावा कोई और चीज़ होगी नहीं। आप इसे और भी डिटेल में पढ़ोगे आगे, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा ls इज़ अ लिस्ट। अगर आपको करंट वेरिएबल की पूरी लिस्ट देखनी है तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, ls फंक्शन को, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा एक और फंक्शन है इफ़ ऑब्जेक्ट करके, इफ़ ऑब्जेक्ट फंक्शन भी यूज़ किया जाता है लिस्ट देखने के लिए। और अगर आपको कोई सिंगल वेरिएबल रिमूव करना है ना उस करंट इन्वायरमेंट से, तो आप rm फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और मल्टीपल करना है तो आप rm को ऐसे यूज़ कर सकते हो, और ये अलग अलग तरीके से rm का यूज़ दिखा रखा है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो। फिर आ जाता है ऑपरेटर। हमारे यहाँ पे इसमें कई सारे ऑपरेटर है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, बेसिक मैथ के ऑपरेशन करता है, जैसे कि सम डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब ये यूज़ करता है, ठीक है। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर दे रखे हैं। और फिर आ जाता है रेशनल ऑपरेटर। रेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यू को और चेक करता है कि क्या कंडीशन सही है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वालिटी वाली कंडीशन ये चेक करता है। फिल्टरिंग और सबसेटिंग में भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि मान लो आपकी एज, आपको वो सारे वेरिएबल चाहिए जहाँ पे वो सारी एज चाहिए जहाँ पे एज जो है 18 साल से बड़ी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे रेशनल ऑपरेटर आपके हैं। फिर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन और मॉडिफाई करता है लॉजिकल वैल्यू के लिए। जैसे कि आप जो है एंड के लिए ये वाला एंड फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है। और के लिए आप ये वाला और फंक्शन यूज़ कर, ये वाला जो एलिमेंट है वो यूज़ करते हो, और ऑपरेटर, ठीक है। एंड फंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों चीज़ ट्रू होती हैं तब ये ट्रू देता है, और में क्या होता है अगर एक भी चीज़ ट्रू होती है तो ये ट्रू दे देता है। अब ये एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड किया है। मान लो आपको 2 कंडीशन लगानी है एक साथ कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और जेंडर जो ना मेल होना चाहिए, तो आपने एंड ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया। अब इसका पूरा टेबल ये दे रखा है, आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करते हैं। 2 तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर, 3 तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू वाला, ठीक है। अब ये तीनों तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर की लिस्ट यहाँ पे दी है, लेफ्ट असाइनमेंट, राइट असाइनमेंट और सिंपल असाइनमेंट। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये यूनिट काफ़ी बड़ी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रिव्यू करा रही हूँ, काफ़ी कुछ इसमें बताने को है, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का मतलब होता है कि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। हम ही क्रिएट करते हैं रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड ताकि हम परफॉर्म कर सकें स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन का मतलब क्या है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो हम क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन करना होता है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना होता है। तो हम एक कोड को बार बार लिखेंगे तो हम तो थक जाएंगे, तो एक कोड को हम फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते हैं। अब इसका कीवर्ड क्या होता है, स्टार्ट करने का फंक्शन, और ये ब्रैकेट से ये शुरू हो जाता है। एक फंक्शन के अंदर जो है वो 3 चीज़ होती है। पहला 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो नेम होता है विच इज़ डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर ऑफ द फंक्शन। दूसरा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, जो हम इनपुट देते हैं इसमें कि एक्स और वाई दे दिया हमने। और तीसरा होता है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक क्या होता है, लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड कॉल्ड बॉडी, जो हमारा पूरा कोड का लॉजिक चल रहा होता है। अब इसमें आप समझो, ये आपका पहले तो हो गया नेम, प्रॉफिट मार्जिन, फिर उसके बाद आपने जो आर्ग्यूमेंट क्या दिया, रेवेन्यू और कॉस्ट, और ये जो आपका पूरा मार्जिन और रिटर्न, ये सब पूरा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, ये आपकी हो गई बॉडी, ठीक है। ये ऐसे फंक्शन डिफाइन होता है आर में। देन आ जाते हैं आपका इसी का नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमारे आर में कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक वेक्टर, मैट्रिक्स, एरे, लिस्ट, फैक्टर और डेटा फ्रेम। देखो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। 3 वेक्टर जो है, मतलब 3 जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर है, वेक्टर, मैट्रिक्स और एरे, वो होमोजीनियस है, मतलब उनमें जो वैल्यू होगी वो सेम टाइप की होगी, ठीक है। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते नहीं है। हेट्रोजीनियस कैसे होता है, फ्रेम, डेटा फ्रेम और लिस्ट, इनमें जो वैल्यू होती है वो कई तरह की हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग, वेरिएबल, कुछ भी एक साथ, मतलब एक लिस्ट, एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आर में कोई स्केलर टाइप नहीं होता। अगर कोई नंबर, स्ट्रिंग या अदर स्केलर है तो उसे एक लेंथ का वेक्टर भी मान लिया जाता है। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को, और इनको कहते हैं मोड।
मल्टीपल वैल्यूज़ को जो इसके अंदर स्टोर होती है उन्हें मोड कहते हैं। ये वन डायमेंशनल होता है और होल्ड कर सकता है न्यूमरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल और अदर वैल्यू, लेकिन सारी जो वैल्यू होंगी मतलब सारे जो मोड होंगे वो सेम टाइप के होने चाहिए। वेक्टर बहुत ही फंडामेंटल होता है आर के लिए और मोस्टली ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। अब वेक्टर के कितने टाइप होते हैं? आपके जो डेटा टाइप थे ना वो वेक्टर के पूरे टाइप है, न्यूमरिक वेक्टर, इंटीजर वेक्टर, कैरेक्टर, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स, रॉ। आपने अभी पढ़ा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था मैंने, तो ये आप पढ़ सकते हो। सेम ही है, कुछ अलग है नहीं, बस यहाँ पे सी लगा दिया, ठीक है। सी जो होता है वो कंबाइन होता है, सी का मतलब होता है कंबाइन और कॉन्केट फंक्शन। ये फंक्शन यूज़ किया जाता है किसी वेक्टर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जो साइज़ ऑफ वेक्टर है वो डिटरमाइन किया जाता है टाइप ऑफ क्रिएशन में, मतलब जिस टाइम पे हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना उसी टाइम पे जो साइज़ ऑफ वेक्टर है वो डिफाइन हो जाता है। जब हम दूसरा वेक्टर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं ना तो इससे क्या होता है, जो नया वेक्टर बन जाता है मेमोरी के अंदर सेम नेम से। अब इसका कोड क्या है न्यूमरिक वेक्टर के लिए और कैरेक्टर वेक्टर के लिए, आप एक बार इसे देख लेना कैसे ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और सी फंक्शन का यूज़ करके हम इसे मॉडिफाई या रीअसाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे v1 वेक्टर बनाया था, फिर v1 वेक्टर में हमने 10 वैल्यू ऐड कर दी, फिर हमने क्या किया, इसे दोबारा 4th प्लेस पे हमने 10 ऐड करना था तो 1 to 3 वैल्यू लिख दी, 4th प्लेस पे 10 लिख दिया और फिर 4 to 5 वैल्यू लिख दी। तो इसका जो आउटपुट है वो ये आएगा, इसमें दे रखा है बहुत अच्छे से, आप एक बार देख लेना। देन आ जाता है लेंथ फंक्शन की हेल्प से हम वेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ डालो, वेक्टर लिख दो, आपका रिटर्न आ जाएगा। इंडेक्स और सबसेटिंग, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वेक्टर में जो इंडेक्सिंग होती है ना 1 से शुरू होती है, मतलब पहला जो 5 है उसका इंडेक्स है 1, 3 का 2 एंड सो ऑन। तो प्रिंट कर, अगर हमें चाहिए सेकंड इंडेक्स, मतलब मेरे को चाहिए 3, तो मैं क्या प्रिंट करूँगी F1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 2, मतलब इसकी इंडेक्स, ये सेकंड नंबर पे है ना तो इसकी इंडेक्स लिखती और इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3। और अगर हमें किसी को ओमिट करना होता है, मतलब बाकी सबको प्रिंट करना होता है बट एक को प्रिंट नहीं करना होता, तो उसको हम निगेटिव में दे देते हैं इंडेक्स। जैसे 3 को नहीं प्रिंट करना तो -2 दे दूँगी, ठीक है। और ये बाकी चीज़ है कि आप इसे फ़िल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, आप इसे देख लेना, कुछ इतना खास इसमें है नहीं। और एलिमेंट ऑपरेशन, आपको अगर वेक्टर के हर एक किसी एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन करना है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, तो वो आप ऐसे अप्लाई कर देते हो, ये आपको दे रखा है कोड। फिर वेक्टर फंक्शन, वेक्टर के एलिमेंट वाइज कुछ एलिमेंट वाइज की जगह मतलब पूरे होल वेक्टर पे लगने वाले कुछ फंक्शन है, जैसे सम करोगे पूरे वेक्टर का सम आ जाएगा, मीन करोगे मीन आ जाएगा, मैक्स, लेंथ, शॉर्ट, यूनिक क्या करते हैं आपको ये दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि इसमें से यूनिक वैल्यूज में निकाल दी। कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग अ वेक्टर, आप जो है वेक्टर को कंबाइन कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप अगर सी फंक्शन को बाहर लगा दोगे और 2 वेक्टर को साथ में लिख दोगे तो ये पूरा कंबाइन करके दे देगा। अपेंड कर सकते हो वैल्यू, रिपीट कर सकते हो, रैप फंक्शन यूज़ करके टाइम जो है वो डिफाइन करेगा कितनी बारी रिपीट होना है। और सीक्वेंस जो है वो आपको बताता है कहाँ से कहाँ तक करना है, बाय 2 मतलब कितने का डिफरेंस रखना है। ये ध्यान रखना होना चाहिए कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो ना उसमें वेक्टर आपका सेम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। अगर मिसमैच होगा तो उसमें आपको वो एरर आंसर तो दे देगा कर आके, बट एरर डिस्प्ले कर देगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 4 में तो 1 ऐड कर दिया, 5 आ गया, 5 में 2 ऐड कर दिया, 7 आ गया, 3 में 6 ऐड किया, 9 आ गया, लेकिन फिर से जब आगे कुछ लेंथ नहीं बची तो उसने 7 में फिर से 1 ऐड कर दिया, ऐसे करके कर रहा है। कुछ मिसलेनियस फंक्शन भी है, ये मिसलेनियस फंक्शन बस एक बार पढ़ लेना, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन हम आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स जो होती है वो एक तरह का वेक्टर ही होता है जो डिफरेंट रोज एंड कॉलम में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स होमोजीनियस होता है, मतलब एक ही तरह का इसमें डेटा पूरा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स टू डायमेंशन होता है, मतलब रो एंड कॉलम इसमें 2 होते हैं। मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये फंक्शन जो है मैट्रिक्स इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें n रो का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ रो स्पेसिफाई करने के लिए, n कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए। r रो बाय ट्रू, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो मैट्रिक्स बनती है कॉलम वाइज बनती है, बट अगर आपको रो वाइज बनानी है तो बाय रो इक्वल्स टू ट्रू लिख दो। अब इसको कैसे ये बनता कैसे है, ये आपका पूरा कोड दिया है। आर बाइंड फंक्शन जो होता है ना वो आर बाइंड फंक्शन जो होता है वो रो वाइज कंबाइंड कर लेता है, रो बाइंडिंग करता है, मतलब रो से 2 वेक्टर को कंबाइंड कर लेता है या मैट्रिक्स को भी कंबाइंड कर लेता है। अभी हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, आपका आर बाइंड फंक्शन लगा के आपने इसे ऐड कर लिया। सी बाइंड क्या करता है, कॉलम वाइज इनको कॉलम के तरीके से एक साथ लेके आ जाता है, एक साथ बाइंड कर देता है, ठीक है। हम डिलीट भी कर सकते हैं रो कॉलम को मैट्रिक्स की। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हमने, मान लो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई थी, ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरी यहाँ पे बन के भी आ गई इस कोड के हिसाब से। फिर मैंने क्या किया, मैंने 4th कोड में चलाया आर बाइंड और मैट, मतलब इस मैट्रिक्स में मैंने एक नई रो ऐड कर दी, ठीक है। ये कमांड होती है कैसे चलती है, ये नई मैट्रिक्स में ऐड कर दी। अब मैंने मैट प्रिंट किया तो ये नई रो जो है मेरी ये ऐड होके आ गई, न्यू रो आ गई 7, 8, 9। और अगर मैंने सी बाइंड यूज़ किया तो नया कॉलम इसमें ऐड होके आ गया। तो इस तरीके से चल जाती है।
फिर अगर रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, -2, मतलब उस इंडेक्स को जो भी, जैसे रो माइनस करनी है थर्ड वाली तो -3 लिख देंगे, ठीक है। और क्योंकि रो पहले होती है तो कॉलम कॉमा से आगे वाला रो को हटाने के लिए और कॉमा से पीछे कॉलम को हटाने के लिए। और सेवरल अदर ऑपरेशंस इसमें दे रखे हैं जो आप कर सकते हो, वही मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह जो पहले समझाया था। अगर कॉलम और रो का सम करना है तो रो सम रो कॉलम, अगर मीन निकालना है तो रो मीन रो और कॉलम मीन। देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कैसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। आप इन्हें इस वीडियो को रोक के एक बारी कोड देख लेना, कोड इतना हार्ड नहीं है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से दे रखा है, आउटपुट तक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये कोड दे रखा है फ़िल्टर करने के लिए कैसे हम यूज़ कर लेते हैं। और एक मिनट मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, आप रोक के एक बार देख लेना, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। देन अगर हमें डायमेंशन, रो एंड कॉलम की डायमेंशन के नेम देने होते हैं तो हम डिम नेम्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिम नेम फंक्शन आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने डिम नेम फंक्शन का यूज़ किया है और लिस्ट दे दी है R1 R2 R3 और इसका आउटपुट आपका ये आ गया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर बाद में हमें नेम देना होता है, मतलब एक फंक्शन और है रो नेम्स करके, इसमें भी हम दे देते हैं, कॉलम नेम करके कॉलम को नेम दे देते हैं, इसमें दे रखा है, ठीक है। ये आपका कोड हो गया। देन आ जाता है एरे। एरे जो होता है ना आर में, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स तो 2 डायमेंशनल होती है, बट ये जो है वो 3 डायमेंशनल और मोर डायमेंशनल भी हो सकता है। तो ये अगर 3D या मल्टी डायमेंशनल डेटा को आपको यूज़ करना होता है ना, तो आप एरे को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एरे को यूज़ करने के लिए आप बनाने के लिए एरे ये डिम और ये करते हो, इसके अंदर आप क्या देते हो, रो, नंबर ऑफ़ रो 3, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 और 2, मतलब 2 उसमें स्प्लिट करके आपको इसे शो करना है। तो आपको ये कोड मैंने दिखा दिया। फिर अगर आपको एक्सेस करना होता है तो सेम जैसे वेक्टर में करते थे, मैट्रिक्स में करते थे, सेम उसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है आपका लिस्ट। लिस्ट जो है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि लिस्ट के अंदर ये है कि ये हेट्रोजीनियस में आता है, आप इसमें डिफरेंट तरह की वैल्यू डाल सकते हो। इवन लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकते हैं, जिसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने का आप ये देख सकते हो, मैंने लिस्ट लिखा बस, और जो भी डालना है वो लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज हो गया और लिस्ट आ गई। इसके अंदर भी आप इंडेक्सिंग वगैरह कर सकते हो। अगर लिस्ट का आपको कोई भी निकालना है तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, अगर नेम से निकालना है तो नेम लिख दो पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये एंड, माई लिस्ट एंड नंबर, वो माई लिस्ट $नंबर, ये क्या करता है, नंबर को रिटर्न कर देगा। लिस्ट के अंदर डॉलर लगा देते हो ना तो ये और अंदर घुस जाता है इसके, ठीक है। और लेंथ फंक्शन की हेल्प से आप लेंथ निकाल सकते हो। और इसके अंदर और कुछ ऐसा मुझे खास लग नहीं रहा जो मैं आपको बताऊं। देन आ जाता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, ये दूसरा टाइप का आर ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है जो हम क्रिएट करते हैं वेक्टर को यूज़ करके, और ये स्टोर करता है वेक्टर को ही, एज वेल एज रिकॉर्ड करता है डिस्टिंक्ट वैल्यू को भी। और जो इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है उन्हें लेबल कहते हैं। ये नॉमिनल और कैटेगरी डेटा को, डेटा टाइप पढ़ा था ना, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने पूरी वैल्यू लिखी, मैंने लिख दिया वेक्टर एक्स, तो अगर मैं वेक्टर एक्स लिखूंगी, उसे प्रिंट करूंगी, तो ये सारी वैल्यू तो इसने दिखा दी, लेकिन जो यूनिक वैल्यू है, मतलब 5, 12, 13, अब अगर आप वेक्टर को कोई और वैल्यू असाइन करना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू असाइन करी, क्योंकि 5 जो थी वो मेरे लेवल में थी तो ये असाइन हो जाएगी, बट मैंने अब यहाँ 15 असाइन करनी चाहिए, तो 15 के लिए वार्निंग आ गई और इसने मुझे एन वैल्यू असाइन करके दे दी इसमें। क्यों? क्योंकि मेरी लेबल्स में 15 नहीं था। फिर मैंने क्या किया, लेबल्स को फिर से डिफाइन किया लेबल लिख के, तो अब इसमें मैं अगर ये वैल्यू ऐड करना चाहूँगी तो ये हो जाएगी। तो फैक्टर क्या करता है, जो वैल्यू, जो लेबल ये डिफाइन कर देगा ना, वही आप वैल्यू दे सकते हो, बस ये इतना करता है, ठीक है। इसमें भी सेम फंक्शन आप कर सकते हो, इंडेक्स वगैरह कर सकते हो। एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्प्लिट बाय और बाय। स्प्लिट क्या करता है, आपका जो भी लिस्ट डेटा फ्रेम या वेक्टर होता है ना, उसको स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन आपके फैक्टर, मतलब उसे ग्रुप बना के फैक्टर के बेसिस पे स्प्लिट कर देते हैं। जैसे यहाँ समझो, मैंने यहाँ पे डेटा बनाया, फिर मैंने यहाँ पे ग्रुप लिख दिया, फैक्टर मेरे को किस बेसिस पे करने हैं, इस बेसिस पे। अब मैंने स्प्लिट फंक्शन लगा दिया और मैंने ग्रुप के यहाँ पे लिख दिया कि डेटा को इस बेस पे से स्प्लिट कर दो। तो अब ये क्या करेगा, जो ए वाली वैल्यू है उन्हें एक साथ देगा, 1 और 3 ए पे आ रही है तो उन्हें एक साथ दे दिया। ये जो दूसरी वाली वैल्यू है हमारी बी मतलब 2 और 4 एक साथ आ रही हैं तो इन्हें एक साथ दे दिया। ये करता है स्प्लिट में, ठीक है। लेकिन बाय फंक्शन में क्या होता है कि ये अप्लाई करता है सबसेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, जो भी डेटा मतलब आप दे रहे हो उसके सबसेट पे, छोटे से पार्ट पे ये क्या करता है, एक फंक्शन अप्लाई करता है, उन्हें ग्रुप करके। अभी तक आपको ग्रुप किया था, ये ग्रुप करेगा पहले से और बस एक स्टेप और अहेड कर लेता है कि इस पर फंक्शन लगा देता है कोई भी, जैसे कि मीन या सम या कोई अदर स्टैटिकल फंक्शन। अब इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने बाय डेटा लगा दिया, मीन लिख दिया, तो अब इसने मीन निकाल के दे दिया है,
इसका बस इंपॉर्टेंट यही था इसमें। फिर डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल टैबुलर डेटा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है, टेबलर के फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रांगली यूज़ किया जाता है शॉर्टिंग डेटा मैनिपुलेशन में। ये टेबल या स्प्रेडशीट जैसा ही होता है और मोस्टली जो स्टैटिकल फंक्शन होते हैं वो इसी की हेल्प से परफॉर्म होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए हम डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन आ जाता है डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है, तो डेटा डॉट फ्रेम और जो भी इसमें वेरिएबल डालना है वो लिख दो आप, ठीक है। स्ट्रिंग एज फैक्टर लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत छोड़ दो, कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है इससे, ठीक है। और इसमें अब आ जाते हैं कि अगर आपको डेटा फ्रेम से कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो वही इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही करते हैं। आप देख सकते हो ये है कोड और ये है इसका रिजल्ट, रोक के वीडियो आप आराम से देख सकते हो। सबसेट फंक्शन होता है, सबसेट फंक्शन की हेल्प से भी आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम में से, ठीक है। और डेटा फ्रेम के पास और भी वैल्यू हैं, जैसे नॉट अवेलेबल वैल्यू को भी ये डेटा फ्रेम हैंडल कर लेता है। अब इसे देखने के लिए चेक, अगर आपको चेक करना है कि डेटा फ्रेम में एन ए वैल्यू है या नहीं, तो इस डॉट एन ए का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करनी है तो एन ए डॉट ओमिट का यूज़ कर सकते हो। देखो ये कमेंट जो है ना, ये जो पूरा हैशटैग के हेल्प से दे रखे कमेंट है, आप इनको पढ़ पढ़ के समझ सकते हो थोड़ा रोक के वीडियो। और कोड वैसे बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इसका आपको पूरा आंसर भी दे रखा है तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा कंडीशनल एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो कभी भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरिएबल अल्टरनेटिव्स में से चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन कोर्स ऑफ एक्शन और सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे। डिसीजन क्या होता है कि आपको कई सारी चॉइस दे दी, उसमें से कोई एक चूज़ कर लो बेस्ड ऑन योर कंडीशन। तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी हमें चूज़ करना होता है लॉजिकल इवोल्यूशन के बेसिस पे। अब हमारे ना 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ़, एल्स और स्विच। इफ़ में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो ये वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देता है। एल्स में क्या होता है कि इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू तो इफ़ वाला कोड चल जाएगा, दूसरी कंडीशन ट्रू तो एल्स वाला चल जाएगा। और स्विच में क्या होता है, अब ये देखो कि स्विच में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। स्विच में क्या होता है, एक पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें से कोई एक वैल्यू आपकी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये आ जाता है इफ़ स्टेटमेंट। वही मैंने बताया, इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है, इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो, और फिर वो स्टेटमेंट लिख दिया जो एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये वैल्यू असाइन की, अगर मेरा एक्स वाई से बड़ा है तो फिर मैं कर्ली ब्रैकेट में ये बॉडी मेरी शुरू होगी और फिर ये कर्ली ब्रैकेट के नीचे अंडर ऐड होगी, तो क्या एक्स इज़ बिग प्रिंट हो जाए। और अगर हमारा वाई बड़ा है तो वाई इज़ बिग प्रिंट हो जाए, तो जो कंडीशन ट्रू होगी वो चल जाएगी। फिर आ जाता है इफ़ एल्स में क्या होता है कि एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो चले, अगर वो सही नहीं है तो दूसरी चले। इसकी सिंटेक्स क्या है, इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन अब आप समझ ही गए होंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया है वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, ये। और जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर बुलियन ट्रू है, अब एल्स जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर ये ट्रू है तो, ठीक है। ये हमारा एक्स एल्स स्टेटमेंट चल गया है, बिग वाई, ये आप पूरा कोड देख सकते हो, एक कंडीशन जो ट्रू है वो चल जाएगी। फिर उसके बाद इफ़ एल्स की लेडर भी चल सकती है पूरी, कि बार बार आप इफ़ एल्स लगाते रहो तो उससे ऐसे दिखता है वो कोड, ठीक है, ऐसे वो कोड दिखेगा, कुछ इसमें खास है नहीं, वही ऊपर वाले कोड को बार बार लिख दिया है एक साथ एडिशन करके। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट ना इफ़ एल्स में भी ऐड हो सकता है। इसमें क्या होता है कि इफ़ वेरिएबल मैच एनी वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट, जो वेरिएबल है वो वैल्यू मैच करता है लिस्ट में से, और जितनी भी वैल्यू होती है ना, जितने भी पॉसिबल वैल्यू होते हैं ना, केस कहते हैं, तो मतलब वेरिएबल अपनी वैल्यू को कंपेयर करता है हर एक केस से और मैच फाइंड करता है, और जैसे ही मैच फाइंड मिलता है उसे वो दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डे लिखा 3, अब मैंने क्या लिख दिया स्विच। अब इसमें स्विच में मैंने कई सारी वैल्यू डाल दी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब जहाँ पे थर्ड वाला केस आ रहा होगा वेडनेसडे, तो ये मुझे आंसर दे देगा वेडनेसडे। दिस इज कॉल्ड स्विच। स्विच कब यूज़ होता है, मेनली आप ये समझो कि आपको ना कोई एक कैटेगरी में से आंसर चाहिए, कि अगर आपके जो 95 से जी ये आया, ये चीज़ आई, तो अगर ये सेलेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे लूप्स पे। तो देखो लूप्स क्या होते हैं कि अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली चलाना हो, बार बार चलाना हो, तो हम लूप का मतलब क्या होता है, बार बार करना। हमारे 3 लूप है, फोर लूप, वाइल लूप, रिपीट लूप। फोर लूप क्या होता है, इटरेट करता है ओवर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, जैसे वेक्टर, लिस्ट, सीक्वेंस, उसमें इटरेट करता है। इटरेट मतलब हर एक वैल्यू के लिए चलता है, हर एक वैल्यू को बार बार चलाता है और फिर उस हिसाब से कोड ये दिखाता है। जैसे कि फॉर आई इन नंबर, तो एक बार ये 1 के लिए चलेगा, फिर ये 2 के चलेगा, फिर 3, 4 और 5 के लिए, ठीक है। फॉर आई इन अ नंबर, उसके बाद अगर प्रिंट करना है नंबर, तो पहले इसने 1 के लिए चला तो 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 के लिए चला तो 2 प्रिंट कर दिया, मतलब इटरेट करता है ओवर अ वैल्यूज़, ठीक है। अब फोर लूप जो होता है ना,
फोर लूप की तरह वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो गई हो, ठीक है। ये और इसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लूप का कंट्रोल वेरिएबल है वो हमें लूप के बाहर देना पड़ता है। जैसे कि इसका जो कंट्रोल वेरिएबल है वो आई है, वो हमने लूप के बाहर दिया, इनिशियल वेरिएबल सम और आई दोनों कंट्रोल वेरिएबल बाहर दिए। इसमें जब तक हमारी कंडीशन जो है ये वाली कि आई जो है वो कम हो या इक्वल हो 5 से, जब तक ये हमारी कंडीशन सही नहीं हो जाती, मतलब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये चलता रहेगा। मतलब जब तक 5 से कम रहेगी वैल्यू ये चलता रहेगा, जैसी 5 से बड़ी होगी ये छोड़ देगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। थर्ड वाला आता है मैं रिपीट लूप। रिपीट लूप क्या करता है, इनडेफिनेटली चलता रहता है जब तक ब्रेक स्टेटमेंट ना लगे। इसका जो कोड है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये काउंटर तब तक चलता रहेगा जब तक काउंटर जो है वो 5 से बड़ा ना हो जाए, और अगर 5 से बड़ा होगा तो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट भी इसमें लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये कोड वगैरह दे रखे हैं, देखो ये वैसे इतने कुछ खास आने नहीं, मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह क्रिएट करने को क्या ही आएंगी, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो देख लेना। देखो हमारे दो स्टेटमेंट है जो लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट एंड ब्रेक। नेक्स्ट क्या करता है, एक करंट इटरेशन को स्किप कर देता है, मतलब जो करंट वाला एक सिनेरियो उसको स्किप कर देता है। मान लो आपको कोई चीज़ चलानी है और बीच में एक स्किप करना है तो आप नेक्स्ट यूज़ कर लेते हो, ठीक है। और ब्रेक क्या करता है, कंप्लीटली लूप को टर्मिनेट कर देता है। अब इस कोड को आप देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर ये वाली कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन ये सही होगी तो इस कंडीशन को स्किप कर देगा। मतलब अगर कोई भी नंबर इवन होगा, हमें ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसमें क्या लिखा है हमने कि अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब वो प्रिंट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। और लूप क्या होता है, ऑटोमेटिक रिपीट करते हैं टास्क को। ये कैसे हेल्पफुल होते हैं वो सब इसमें लिखा है कि एलिमेंट सीक्वेंस में होते हैं, और अगर आपको बार बार कोड ना लिखना हो तो इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, आपका आ जाता है अप्लाई फैमिली। अप्लाई फैमिली जो होती है इसके अंदर कई सारे फंक्शन हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इसका पहला फंक्शन है अप्लाई। अप्लाई जो होता है वो मैट्रिक्स पे यूज़ होता है और एरा पे यूज़ होता है। ये मतलब एक तरीके से अल्टरनेटिव है लूप का। लूप जो होता है ना वो बहुत स्लो चलता है, लेकिन ये जो है ये अप्लाई फैमिली बहुत ही फास्ट चलती है और पूरा फंक्शन जो है वो लगा देती है। अब जो अप्लाई वाला फंक्शन है वो मैट्रिक्स या एरा पे लगता है, और ये कोई भी फंक्शन लगाता है रो एंड कॉलम पे। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है अप्लाई एक्स मार्जिन फंक्शन। और ये लगता कैसे है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, अब देखो मैंने अप्लाई मैट 2 मतलब मार्जिन 2 का देना है और सम करना है, तो ये सम इसने करके मेरे को दे दिया, ऐसे ये लगता है। इसके आता है एल अप्लाई। एल अप्लाई फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट एलिमेंट की लिस्ट पे लगता है, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट पे लगता है, ठीक है, और रिटर्न करता है लिस्ट को ही। मतलब जो लिस्ट वहाँ पे लग रहा था मैट्रिक्स पे, बट यहाँ लग रहा है लिस्ट पे। फिर आ जाता है वी अप्लाई। वी अप्लाई जो होता है वो एल अप्लाई और एस अप्लाई की तरह ही होता है, बट जो उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। अब देखो आपको ये अगर पढ़ना है तो आप रोक के पढ़ सकते हो कोड के साथ, बट इजी टू अंडरस्टैंड के लिए इसमें एक लास्ट में एक टेबल है, मैं डायरेक्टली उस टेबल पे आपको लेके चल रही हूँ। आप रोक के पढ़ लेना कोड, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस टेबल पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। और यहाँ पे देखो ये टेबल है, मैं इसमें से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एल अप्लाई में अप्लाई मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी। एल अप्लाई में क्या होता है, ये लिस्ट और वेक्टर पे लगता है और इसका आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में आता है। ये अप्लाई करता है फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट पे। एस अप्लाई क्या करता है, लिस्ट और वेक्टर पे ही लगता है, सेम होता है एल अप्लाई जैसा, बट ये जो आउटपुट देता है ना वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देता है, मतलब वेक्टर या मैट्रिक्स पे में देता है। वी अप्लाई क्या करता है, लिस्ट और वेक्टर पे ही लगता है, बट इसमें हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो आउटपुट चाहिए हमें वो किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। टी अप्लाई क्या करता है, वेक्टर पे लगता है, आउटपुट देता है एरो और लिस्ट पे। ये क्या करता है, जो भी डेटा बेस्ड होता है उसे ग्रुप कर लेता है फैक्टर के बेसिस पे, और फिर ये फंक्शन लगता है। एम अप्लाई क्या होता है, जब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे लगना होता है ना तब हमारा एम अप्लाई लगता है, ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे लगता है और सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। आर अप्लाई क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट पे लगता है। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है और ये आउटपुट लिस्ट और वेक्टर के फॉर्म में देता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, रिकर्शन अप्लाई अ फंक्शन टू द एलिमेंट इन अ नेस्टेड लिस्ट। इसी के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।